हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को। क्लास 11th में जो केमिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर है उसको पहले देखेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो परमाणु संरचना को पहले प्रायोरिटी देनी है, इससे पहले पढ़ना है। क्योंकि पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है वो बेस्ड है इस एक चैप्टर पर, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पर ज़्यादा डिपेंड करता है केमिस्ट्री। तो परमाणु संरचना को पहले पढ़ते हैं, फिर चलेंगे जो हमारे फर्स्ट चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं परमाणु संरचना, और आप देखते चलिए, ठीक है। बहुत ही इजी वे में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। देखते चलिए। तो परमाणु संरचना, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस दुनिया में जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, वो किन से मिलकर बना है। तो बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उन छोटे छोटे कणों को हम कहते हैं अणु, ठीक है। उन छोटे छोटे कणों को कहा जाता है अणु। और जो अणु है वो असल में परमाणुओं का समूह होता है। उदाहरण के तौर पर जो जल का अणु है उसको देखिए, तो ये होता है जल का अणु, जिसमें 3 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। तो परमाणु जो है वो असल में अणु से भी छोटा होता है। परमाणुओं के समूह को ही अणु कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे परमाणु के बारे में। तो ये जो परमाणु है वो मूलतः दिखता कैसा है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो उसमें जो है वो बिल्कुल मध्य में एक धनावेशित पिंड होता है जिसको नाभिक कहते हैं, और उसके आसपास अनेक बंद कक्षा होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन बंद कक्षाओं के बारे में बात करते हैं कि इनमें जो मैं काले बिंदु बना रहा हूँ उसको इलेक्ट्रॉन समझिए आप। तो जो शुरुआती कक्षा है अंदर से, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, 7वीं 8वीं या 9वीं में। और उसके आगे जो कक्षा है उसमें और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बात करेंगे नाभिक के बारे में। तो जो नाभिक है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक होती है प्रोटॉन और दूसरी चीज़ है उसमें न्यूट्रॉन, ठीक। तो 2 चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो काले काले बिंदु है वो है असल में इलेक्ट्रॉन। तो किस में कौन सा आवेश होता है वो भी ध्यान रखिए। जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ऋण आवेश होगा, जो प्रोटॉन है वो धन आवेश होगा, और जो न्यूट्रॉन है उसका कोई आवेश नहीं होगा, वो उदासीन होगा, ठीक है। साथ में 2-3 बातें और कि यहाँ पर सबसे हल्की कण कौन है। तो सबसे हल्का जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो सबसे भारी है वो न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे जो भारी है वो न्यूट्रॉन रहता है, और जो प्रोटॉन है वो लगभग न्यूट्रॉन के ही वज़न का रहता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, जो प्रोटॉन की जो वज़न है वो मीडियम रहती है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्की चीज़ है, बिल्कुल हल्की, बहुत हल्की रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें समझी। अब यहाँ पर वापस आते हैं कि ये जो 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज किन्होंने करी है उसको देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने करी है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी है, स्टीन, यहाँ स्टीन है, ठीक है, गोल्डस्टीन, ठीक। और आगे है चैडविक, ठीक है। तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी है।
आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, अभी तो हमने जो परमाणु है उसमें जो मूलभूत 3 कण होते हैं उसके बारे में बात करी। अब हम देखेंगे परमाणु का जो डेफिनेशन है उसे देखेंगे यहाँ आगे। ठीक है, देखिएगा। तो ये जो परमाणु है जो कि सूक्ष्म कण है, सबसे छोटा कण होता है किसी भी पदार्थ में, उसके बारे में यहाँ क्या डेफिनेशन है उसको देखते हैं। परमाणु उस अविभाज्य कण को कहते हैं जिसे सामान्य विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, विभाजित तो होता है, ऐसा नहीं है, विभाजित तो होता है और इन 3 मूलभूत कणों में विभाजित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किंतु उस की जो विभाजन की विधि है वो सामान्य नहीं होती, उसके लिए बहुत ही उपक्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है परमाणु का डेफिनेशन। परमाणु उस अविभाज्य कण को कहते हैं जिसे सामान्य विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसके आगे जो हमारा आगे चलेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए आगे, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, कैथोड किरण किसे कहते हैं, इसके गुण और उपयोग लिखिए। तो कैथोड किरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये असल में ऋणावेशित किरण है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों से बने हुए किरण होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, वे किरणें जिनमें ऋण आवेश होता है, ठीक है, ऋण आवेश होता है, कैथोड किरणें कहलाती है। ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉनों में होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो इनमें भी ऋण आवेश ही होता है कैथोड किरणों में। अब आगे बात करेंगे कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। तो सबसे पहला जो गुण है, कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है। यदि इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसकी छाया ग्लास ट्यूब में दूसरी ओर बनती है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका तो बिल्कुल मतलब आसान है। देखिए क्या लिखा है, कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है, यदि इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसकी छाया ग्लास ट्यूब में दूसरी ओर बनती है। जैसे कि ये आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ को कि इसकी भी छाया बन रही क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि जब कैथोड किरण ऐसे गुजरेगी तो उसके मार्ग में कोई वस्तु रखेंगे तो उसकी छाया बनती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, तो कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारने पर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, विक्षेपित हो जाती है, इससे सिद्ध होता है कि इनमें आवेश होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लेते हैं, 2 प्लेट है, ऊपर का प्लेट धनावेशित है, नीचे का प्लेट ऋणावेशित है। यदि मध्य से कैथोड किरण को गुजारें तो चूँकि कैथोड किरण में पहले से ऋण आवेश होता है, अतः ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर खींच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर में धनावेश है तो उसी की ओर खींचेगी क्योंकि कैथोड किरणों में पहले से ही ऋणावेश होता है। ठीक है, तो इस चित्र से आप समझ सकते हैं। चूँकि कैथोड किरणें धन प्लेट की ओर खींच रही है, ठीक है, तो धन प्लेट की ओर खींच रही है, तो इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि इनमें ऋणावेश है। इसी बात को अगले पॉइंट में बताया है, कैथोड किरणें होगा यहाँ। ठीक है, ध्यान रखिए क्या है, किरणें। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है। ठीक है, तो इस चित्र से आप को स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि ऋणावेशित होती है। हमारा अगला जो पॉइंट है उसे समझते हैं। कैथोड किरणें पदार्थ कणों से मिलकर
बनी होती है। ठीक है, अभी अभी इसी को हमने समझा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं। पुंज का मतलब गुच्छा। तो ये असल तो आइए देखते हैं, अभी हम बात कर रहे थे चौथे पॉइंट के बारे में। तो क्या बोला गया है कि कैथोड किरणें पदार्थ कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पदार्थ कणों से मिलकर बनी होती है। देखिए यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पुंज का मतलब इलेक्ट्रॉन के गुच्छे होते हैं। तो इसी बात को यहाँ बताया है कि कणों से बनी होती है। ठीक है, कण मतलब किस कण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके मार्ग में कोई हल्का पैडल चक्र, आप वो जो फिलफिली होती है पंखे वाली जिसमें हवा पड़ने पर वो घूमने लगती है, ठीक है, खिलौना टाइप का, तो उसी के तरह एक पैडल चक्र की बात करी गई है। उसमें यदि इस कैथोड किरण को डालें उस पैडल चक्र में, जिसको आप फिलफिली समझ सकते हैं, तो वो घूमने लगेगा। ठीक है, जैसे कि हवा की जो वायु के जो कण है, जब हवा से के कण जो है फिलफिली से टकराते हैं तो वो घूमने लगता है। आप पवन चक्की को भी देखिए, तो पवन चक्की जिस तरह से घूमती है उसी तरह यदि हल्के जो पैडल चक्र है, ठीक है, उसमें कैथोड किरण डालें तो वह भी घूमने लगेगा। ठीक है, क्योंकि असल में जो कैथोड किरण है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और जब उसमें फिलफिली में अर्थात पैडल चक्र में जब कैथोड किरण टकराएगी तो उसमें मूवमेंट उत्पन्न करेगी। ठीक है, उसको मूव करेगी। तो इसी बात को यहाँ पर समझाया है फोर्थ पॉइंट में। तो इस तरह से कैथोड किरण के बहुत सारे गुण हैं, उनमें से 4 गुण अभी हमने देख लिए। बात करेंगे इसके कुछ गुण और हैं उसके बारे में। देखिए आगे, तो चौथे गुण को अभी हमने समझ लिया था। अब बात करेंगे 5वें गुण के बारे में। तो ये किरणें गैसों में से गुजारने पर उन्हें आयनित कर देती है। ठीक है, तो इन किरणों को यदि गुजारेंगे गैसों में से तो गैस जो है वो आयनित हो जाती है, क्योंकि किरण खुद आयनित है। ठीक है, किरण में आपको पता है किरणावेश होता है, तो ये गैसों को भी आयनित कर देती है। अगला पॉइंट है, ये किरणें धातुओं से टकराकर एक्स किरण उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इन किरणों को यदि धातु के ऊपर में डालेंगे तो जाने के वक्त, जैसे कि यहाँ देखिए, मान लेते हैं ये है धातु का एक प्लेट, तो यदि कोई कैथोड किरण धातु पर आ रही है तो असल में ये कैथोड किरण है धातु से टकराने के पूर्व, लेकिन टकराने के बाद वो जो किरण है वो चेंज हो जाएगी, वो एक्स किरण हो जाएगी। किरण की असल में तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, ये सब बदल जाया करती है धातु से टकराने के बाद। ठीक है, तो इस तरह की बात इसमें कही गई है। आगे चलते हैं। हमारा अगला जो गुण है वो है, ये किरणें अत्यधिक पतले धातु की चादर को बेध सकती हैं। ठीक है, मतलब उस पर जो है उसके आर पार चली जाती है, ऐसा कहना चाह रहा है इसमें। तो अत्यधिक पतले धातु चादर को बेध सकती है। ठीक, उसके आर पार निकल जाती है, उसको छेद सकती है, इस तरह की बात इसमें कही है। तो इस तरह से हमने कैथोड किरण के बहुत सारे गुणों को देख लिया। लगभग 7 गुणों के बारे में हमने देखा। और कैथोड किरण खुद ऋणावेशित होती है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाता है कि कैथोड किरण क्या है, ये इनके जो गुण है वो कैसे होते हैं। ठीक है, अब आगे 2 पॉइंट में हम कैथोड किरण के जो उपयोग है उसको देखेंगे। तो 2 पॉइंट में उपयोग हमने लिया है। पहला पॉइंट है एक्स किरण उत्पन्न करने में। अभी यहाँ पर हमने
देखा कि एक्स किरण कैसे उत्पन्न करते हैं। धातु पर कैथोड किरण डालेंगे तो एक्स किरण उत्पन्न होती है। तो इसी को यहाँ बताया है एक्स किरण उत्पन्न करने में। ठीक है, अगला पॉइंट है धातु की प्लेट में दरार ज्ञात करने में। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि रेल की पटरी है, उसमें बीच बीच में कभी कभी दरार आ जाया रहता है। तो दरार एकदम बारीक होता है, दिखाई देता नहीं है, तो उसको टॉर्च लेकर तो खोजेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, उसमें चेक करने के लिए ट्रेन छोटा जो होता है डिटेक्टर, उसको गुजारते हैं और वो उसमें कैथोड किरण को पटरी में, देखिए ये रहा, मान लेते हैं पटरी, तो इसमें से कैथोड किरण ऐसे गुजारेंगे। जैसे ही यदि कहीं बीच में दरार आएगी तो हमें सिग्नल मिल जाएगा कि कहीं पर दरार है। इस तरह की बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। तो धातु की प्लेट में यदि दरार है, ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए कैथोड किरण का ही यूज़ करा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट उपयोग में रहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जिस तरह कैथोड किरण जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है और ऋणावेशित होती है, इसी तरह इसके विपरीत जो दूसरी किरण है एनोड, उसके बारे में बात करेंगे। वो असल में प्रोटॉन से बनी रहेगी और उसमें धनावेश होगा। ध्यान रखें, प्रोटॉन से बनी रहेगी, धनावेश होगा। इसके आगे जो पढ़ेंगे एनोड किरण के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं उसी में। देखिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है एनोड किरण है, जिसे कैनाल किरण भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अभी मैंने बताया कि इनमें धनावेश होता है और ये प्रोटॉन से बनी होती है। यहाँ पर हमने उसका डेफिनेशन नहीं लिया है, केवल गुणों को लिया है। ठीक है, लेकिन यदि डेफिनेशन परिभाषा पूछ ही लिया जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि धनावेशित किरणों को एनोड किरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? धनावेशित किरणों को एनोड किरण कहते हैं और ये प्रोटॉन के पुंज होते हैं। ऐसा आप इसमें आंसर दे सकेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणों के बारे में। ठीक है, देखते चलिए क्या है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब तीनों के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने ये देखा था कि कौन सा कण उनमें हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्की चीज़ थी और न्यूट्रॉन सबसे भारी चीज़ थी उसमें, और जो प्रोटॉन है उसका वजन इलेक्ट्रॉन से तो अधिक होता है, कई गुना अधिक होता है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का रहता है और जो प्रोटॉन है प्लस वो भारी रहता है, पर न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा भारी रहता है, ये भी होता है। तो उन बातों को ध्यान रखते हुए चलेंगे तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट, ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन से बनी होती है। अगला, ये सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो ये जो किरण है ये भी सीधी रेखा में गमन करती है, कैथोड भी सीधी रेखा में गमन करती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये किरणें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। तो इसके लिए भी यही देखेंगे कि जिस तरह के विद्युत क्षेत्र हम वहाँ पर लगाए थे प्लस माइनस, तो जो कैथोड किरण है वो खुद ऋणावेशित थी, तो वो धन की ओर मुड़ रही थी। यहाँ उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ उल्टा होगा क्योंकि एनोड किरण खुद धनावेशित है, तो ऋण जो प्लेट है उधर मुड़ेगी। ठीक है, तो ये है एनोड किरण जो कि खुद धनावेशित है और ऋण प्लेट की ओर मुड़ रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी वेधन क्षमता। वेधन क्षमता मतलब छेदने की क्षमता।
ठीक है, किसी धातु को छेदने की क्षमता, तो इसकी वेधन क्षमता कैथोड किरण से कम होती है, ये बताया गया है। इसकी जो वेधन क्षमता है, धातु को छेदने की क्षमता, वो कम होती है। इसको कैसे समझेंगे, तो बारीक जो चीज़ है वो उसमें बेधने की क्षमता अधिक होती है, जबकि जो बड़ा कण है उसमें बेधने की क्षमता कम होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि सुई है, उसमें बेधने की क्षमता अधिक होगी, जबकि बात करेंगे, मान लेते हैं जो साबर होता है ना, उसमें बेधने की क्षमता अधिक नहीं होगी। तो जितनी बारीक चीज़ होगी उसमें किसी चीज़ को छेदने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। तो यहीं पर इसी बात को ध्यान रखें कि जो कैथोड किरण है वो इलेक्ट्रॉन से बना है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल छोटा कण रहता है, जबकि जो प्रोटॉन है वो भारी कण होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि हल्की जो कण है, बारीक कण है, उसमें बेधने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि कैथोड की अधिक होती है और एनोड की कम होती है। तो यहाँ लिखा है इसकी वेधन क्षमता, इसकी मतलब एनोड की वेधन क्षमता कैथोड से कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, उसको समझने के लिए भी आपको इस चित्र को ध्यान देना होगा। किसका साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन का, और जिसका साइज छोटा होगा और जो हल्का होगा वही तो तेज़ी से दौड़ेगा। ठीक है, वही तेज़ी से दौड़ता है। आप नॉर्मली जब रेस देखे होंगे, ठीक है, लंबी दूरी की दौड़ होती है, तो उसमें बहुत भारी व्यक्ति जिसका वज़न 80-90 किलो है वो तेज़ नहीं दौड़ पाएगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति हल्का है, ठीक है, 50 केजी का है, वो उसमें स्टेमिना अधिक होगी, वो तेज़ी से दौड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही आप यहाँ पर रिलेट करिए तो आप देखेंगे कि जो एनोड है, जो कि प्रोटॉन से बनता है, उसका वेग कम रहेगा, और जो कैथोड है जो कि इलेक्ट्रॉन से बनता है उसका वेग अधिक होगा। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ बताया है। तो एनोड किरण का वेग कैथोड किरण से कम होगा। ठीक है, कैथोड का अधिक होगा, एनोड का कम होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही ईजी है। जितनी भी बातें मैंने आपको इस पॉइंट्स में बताई, उसको समझने के लिए आपको इधर जो बातें बताई गई है उसकी मदद लेनी होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं ये, और इम्पॉर्टेंट भी। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो थॉमसन, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल